हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईबीएस के इस खूबसूरत से स्लाइड में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ आज हम यहां पर लगाने वाले हैं 15 प्रश्न। तो आप सभी का स्वागत करते हैं भाई, जुड़ जाइए आप लोग। आज हम लगाने वाले हैं आपके 15 प्रश्न। जो लेवल आपका रहेगा सीटेट लेवल, एक से एक ज़बरदस्त प्रश्न यहाँ पर हमने लिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर आप हमारी पहले से वीडियो देखते हैं तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया, ठीक है, सिनकोना पेड़ के किस भाग की बात की जा रही है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, मलेरिया के उपचार के लिए कौन से पेड़ का प्रयोग किया जाता है? तो सिनकोना पेड़। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ये पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है, तो इसका कौन सा भाग है जिसका जो है उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए? तो हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉक हो जाएगा कि छाल। ठीक है, हो जाएगा बी ऑप्शन की छाल। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि तेज बुखार के साथ कपकपी आना, तेज बुखार के साथ कपकपी आना सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तब आपका हो जाएगा बी विकल्प की छाल का उपयोग किया जाता है। जब तेज बुखार के साथ जब कपकपी आता है तब सिनकोना नामक पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है इस बुखार में। क्लियर? प्रश्न चाहे जैसे बने, प्रश्न का तरीका बदल सकता है, आपका आंसर नहीं बदल सकता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शोध के लिए मिला? ठीक है, किस शोध पे यहाँ पर किस होना चाहिए कि किस शोध के लिए मिला, किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किसको? तो रोनाल्ड रास को। कब मिला? तो 1902 में। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। किस शोध के लिए मिला? डेंगू मच्छर से फैलता है क्या, इस शोध के लिए? या फिर मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, या फिर प्लेग चूहों से फैलता है? यहाँ पर हो जाएगा प्लेग चूहों से फैलता है। ठीक है, चूहों से फैलता है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प लॉक हो जाएगा कि रोनाल्ड रास को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मलेरिया से मच्छर फैलने से मिला था। इस शोध के लिए मिला था कि मलेरिया से मच्छर फैलता है। इन्होंने मच्छर के पेट में पूरा छानबीन करके शोध किया कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसलिए जब भी ऐसा प्रश्न आए लगाइए आप बी विकल्प को लॉक करिए, मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? जब आगे के दांत की बात की जा रही है कि चपटे एवं चौड़े, जब आगे के दांत, जब अग्रदंत कैसे हों? चपटे हों और चौड़े हों। ठीक है, जब आगे के दांत अग्रदंत चपटे और चौड़े आपको दिख जाए, पैने चपटे एवं चौड़े दिख जाए, तो समझ जाइए आपने गांव से हो या शहर से हो तो आप हमेशा देखे होंगे, गाय भैंस को तो आप लोग देखे ही होंगे कि जो गाय के आगे के दांत होते हैं, जो गाय के आगे के दांत होते हैं, भैंस के आगे के दांत होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं? वो सभी आपको जो है चौड़े और चपटे मिलेंगे, चौड़े और चपटे मिलेंगे। तो जो घास एवं शाक खाने वाले पशु होते हैं, जो घास और शाक, शाक का मतलब यहाँ पर चारा से है कि जो घास खाते हैं, यानी कि जिन पशुओं के आगे के दांत चौड़े एवं चपटे होंगे वो हमेशा शाकाहारी पशु होंगे। ठीक है, वो हमेशा शाकाहारी होंगे। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि वो हमेशा कैसे होंगे? तो शाकाहारी होंगे। और जब बात की जाए मांसाहारी की, तो मांसाहारी के अग्रदांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। ठीक, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए
कि पैने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता क्या है? तो घास एवं साग, यानी कि घास और चारा। क्लियर। प्रश्न नंबर 4 है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम, ठीक, मैंने जगह का नाम भी बता दिया कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार से बनाने चाहिए? आप सभी को पता है कि असम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर जो घर होते हैं वो बांस के घर होते हैं। अगर ऑप्शन में बांस है तब तो आप देखिए, तो यहाँ पर देखो मिट्टी और फूस, ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट ही जाएंगे, ठीक। तो कैसे बनते हैं? बांस के घर बनते हैं। जैसे ये घर हो गए, ठीक है, बांस के घर बने होते हैं। तो ये कैसे रहते हैं? ये 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं, ठीक है, 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। कहाँ से? तो जमीन से जब 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। और कैसे होते हैं? ढालू छत वाले होते हैं, बांस के खंभों पे खड़े होते हैं। समझ लीजिए बांस है, बांस के खंभों पे 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। जब ऐसा स्टेटमेंट आपको सीटेट में दिख जाए कि बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, किस जगह की बात की जा रही है? तो लॉक करिए, आपकी असम की बात की जा रही है। असम में जो है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर होते हैं, जो कि ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं और तो जो है वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, जैसे जो लोग गांव में शहर में हैं, जो लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, तो वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि फलों एवं सब्जियों में विटामिन को बचाने एवं उसका सही उपयोग करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? धोना नहीं चाहिए, पोंछ कर प्रयुक्त करना चाहिए, धोकर फिर काटना चाहिए, उपयुक्त तो कोई नहीं। कट गया, धोना नहीं चाहिए, कट गया भाई, पोंछ कर प्रयुक्त करना चाहिए। तो सी विकल्प है कि अगर आपको विटामिन चाहिए तो आप जो है मार्केट से कोई भी फ्रूट्स लाते हैं, ठीक है, या फिर वेजिटेबल्स लाते हैं, तो उसको आप धोकर फिर काटो। जब धोकर फिर काटेंगे तब उसमें जो विटामिन है वो क्या रहेगा? बचा रहेगा, वरना वो गायब हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 6 है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र छोटे होते हैं। प्राथमिक स्तर 1 से 5 की बात की जा रही है, ठीक है, प्राथमिक स्तर 1 से 5 की बात की जा रही है। तो इसमें बच्चा क्या होता है? बहुत छोटा होता है। जब बच्चे छोटे होंगे तो कम कल्पना शक्ति होगी उनके अंदर, एवं अनुभव वाले होते हैं, यानी कि कम अनुभव वाले होंगे और कम कल्पना शक्ति होगी। बच्चा छोटा 1 से 5 के बच्चों में कितनी अनुभव शक्ति होगी और कितना कल्पना कर पाएंगे वो। इसलिए कठिन तथ्यों को समझाते समय निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं? तो पुस्तकें हैं। पुस्तक से आप जब पढ़ाएंगे तो क्या बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, या फिर सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, या फिर उपयुक्त तो कोई नहीं। तो पुस्तक क्या है? तो पुस्तक तो साधन है भाई, पुस्तक तो साधन ही है ना। लेकिन जब उनको आप सहायक सामग्री से पढ़ाएंगे तो बच्चे के यहाँ प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, बच्चे बहुत छोटे हैं, उनमें जो है कल्पना शक्ति कम है, अनुभव कम है। जब उनको सहायक सामग्री से पढ़ाएंगे, उनको आप प्रत्यक्ष रूप से दिखा के पढ़ाएंगे, तो उसमें जो है ज़्यादा समझ विकसित होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर बी विकल्प को लॉक कर देंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते हैं? किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते? लकड़ियों में दीमक लगते हैं ना, लेकिन ऐसे ऐसी कोई लकड़ियाँ होती हैं जिसमें दीमक नहीं लगते हैं। तो ए विकल्प है खेजड़ी और आम, बी है नीम और कीकर, सी है अम्बला और नीम, ठीक है, और डी है नीम और बबूल। तो यहाँ पर अम्बला नहीं होना चाहिए, आंवला है, ठीक है। थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो जाता है। तो आंवला और नीम। तो देखिए खेजड़ी और नीम, इसमें क्या है? दीमक नहीं लगता। लेकिन आपके ऑप्शन में खेजड़ी और नीम तो है नहीं, तो आप क्या लगाएंगे? नीम और कीकर, ठीक। अगर खेजड़ी के साथ नीम होता तब आपका सही होता, खेजड़ी के साथ कीकर होता तब भी आप सही होता। लेकिन नीम तो सबसे पहले आपको लेना है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको नीम को देना है। तो जिस ऑप्शन में आपको नीम दिखे
और उसके साथ खिचड़ी रहे तो आप लॉक करिए, खिचड़ी के साथ आप कीकर मिल जाए तो आप लॉक करिए, यानी कि नीम, खिचड़ी, कीकर में दीमक नहीं लगते हैं, बी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधार पर बच्चों की स्कूल में तथा वास्तविक जीवन में कैसा एडजस्टमेंट होना चाहिए, तो समायोजन होना चाहिए, कोई तालमेल जरूरी नहीं है। हमने यहाँ पर कहा पॉजिटिव आंसर है ना, तो पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आप आंसर लगाइए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के आधार पर बच्चों की जो स्कूली शिक्षा होती है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें कैसा तालमेल बिठाना चाहिए, तो समायोजन होना चाहिए, कोई तालमेल जरूरी नहीं है। समायोजन ना भी हो पर मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए, उपयुक्त सभी। ठीक, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बताया अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप आंसर को पॉजिटिव करिए, यहाँ पर नहीं है तो आपका ये विकल्प कट गया। उपयुक्त तो आप काट जो, अगर ये कट गया तो उपयुक्त तो सब सही कट गया है ना। तो जो है कैसा होना चाहिए, बच्चों की स्कूली और वास्तविक जीवन में समायोजन होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका लॉक हो जाता है, ए कट जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि चमेली का तेल उसके किस भाग से प्राप्त होता है। चमेली का तेल उसके डॉट डॉट से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है चमेली का तेल? फल से, बीज से, फूल से, इसमें से कोई नहीं। तो जो चमेली का तेल होता है वो जो है हमेशा फूल से निकाला जाता है। ये प्रश्न सीटेट में भी कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही। पौधे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं क्योंकि हम मनुष्य क्या हैं, हम मनुष्य क्या हैं भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन को लेते हैं। तो पौधे जो है वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। दूसरा, मार्फिन औषधि अफीम से मिलता है, ये भी सही है। पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं, बिल्कुल भी नहीं। पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो मृदा क्षरण के लिए नहीं, मृदा क्षरण का तो बचाव करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका ए और बी विकल्प लॉक हो जाएगा। तो ए और बी विकल्प किस में है, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। तो इसी में आपका ए और बी सही है। प्रश्न नंबर 11 है कि लद्दाख के लोग, जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं, कि वहाँ के जो मकान मालिक होते हैं जिसका वो खुद का अपना घर रहता है, वो जो है निचली मंजिल का उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, क्या मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, इनमें से इन सभी के लिए। तो देखो जो है जिसका घर होता है वो ऊपर की मंजिल पे तो रहते हैं, लेकिन जो उनका ग्राउंड फ्लोर होता है, नीचे जो होता है, वो सामान और जीवों को रखने के लिए उस मंजिल का उपयोग करते हैं लद्दाख के लोग। प्रश्न नंबर 12 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऐसा क्यों किया जाता है? उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए किया जाता है, कीड़ों को दूर रखने के लिए, खुरदरा बनाकर घर से बनाने के लिए, या फिर चिकना और साफ बनाने के लिए। तो जो लोग ग्रामीण की बात कर रहे हैं भाई, हम लोग तो गांव से ही है, तो जो है गोबर, गाय के गोबर से मिट्टी के घरों को और दीवारों को लीपा जाता है। अभी देखें आजकल तो बहुत कम ही मिट्टी के घर मिल रहे हैं, गांव में हो कहीं भी, तो लेकिन पहले जो है लीपा जाता था। कि ऐसा क्यों किया जाता था? तो चिकना और साफ बनाने के लिए किया जाता था। ठीक, जहाँ पे जिस दीवार में खुरदरा रहता था उसको चिकना बनाने के लिए किया जाता था। प्रश्न नंबर 13 है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, जहाँ पर आपको समझ ना आए वहाँ आप सबसे पहले डिसाइड करिए पॉजिटिव और निगेटिव में। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर निगेटिव। इसलिए आप जो है ऐसे कर दीजिएगा कि हमें क्या ढूंढना है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया कि क्वेश्चन पॉजिटिव के साथ हमने पॉजिटिव आंसर को हमें निकालना है। तो देखिए ए विकल्प है विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। बी है भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, हो सकता है।
पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए हमें सभी ऐसा लग रहा है कि सारे विकल्प ही ठीक ठाक है, क्योंकि विषय वस्तु का जो चयन होता है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। बी है भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, ये भी एकदम पॉजिटिव है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। तो इसलिए हम डी विकल्प को लॉक करते हैं, उपयुक्त सभी। ठीक। अब प्रश्न नंबर 14 है कि तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। कक्षा 3 की बात की जा रही है कि कक्षा 3 के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता, साफ सफाई से संबंधित शिक्षा प्रदान करना आप चाह रहे हैं। इसके लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो ए विकल्प है कि स्वच्छता पर एक व्याख्यान देंगे। बिल्कुल भी नहीं। क्या वो व्याख्यान देने से बच्चा जो है साफ सफाई करेगा, स्वच्छता का परिचय देगा। बी है स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाएंगे। ये भी नहीं हो सकता। ठीक। एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आपको पौधे की देखभाल करने के लिए सौंप दिया जाए, पौधे के संरक्षण के लिए आपको सौंप दिया जाए कि इस पौधे का संरक्षण करना है, तो आप क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि बच्चों को जो है एक पौधा दे दिया जाए और उनको बताया जाए कि इस पौधे की देखभाल आपको करना है। जब वो पौधा खुद जो है वृक्षारोपण करेगा तो उसमें पानी भी देगा, उसकी पूरी देखभाल भी करेगा और उस पौधे के बारे में उसको पूरी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर व्याख्यान देने से अच्छा है, कहानी सुनाने से अच्छा है कि और भी ऑप्शन को हम चेक करें। तो बच्चे के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित कर। बिल्कुल सही। हमने आपको बताया गतिविधियां जहां पर आ जाए कि बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के द्वारा पढ़ाइए, विभिन्न गतिविधियां करवाइए उनसे, बच्चों से, तब वो जो है उनका बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। और यहाँ पर है कि बच्चों के शरीर और उनके परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए बच्चों को कह दिया गया कि आप अपने शरीर की साफ़ सफाई करिए। स्कूल में क्यों कहा जाता है कि बच्चे डेली नहा के आएँ, कि आप अपने शरीर की साफ़ सफाई रखिए, आप अपने आसपास की में साफ़ सफाई रखिए। तो जब ऐसा कहा जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, आदतों का विकास करेगा और विभिन्न गतिविधियों में जब उनको सम्मिलित कराया जाएगा तो उनसे उनका सर्वांगीण विकास होगा, वो स्वच्छता का परिचय देंगे। डी है स्वच्छता पर व्याख्यान। तो ये सबसे ज़्यादा जो अच्छा है वो है गतिविधियाँ। जब भी आपको पॉजिटिव में गतिविधियाँ दिख जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट है गतिविधियाँ हो जाए तो समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव आंसर है। क्लियर। प्रश्न नंबर 15 है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना हो सकता है। अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना हो सकता है। कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। हम आगे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। जब आ जाए आपको विद्यालय से बाहरी जीवन को जोड़ना, बच्चों की जो शिक्षा है उसको आप विद्यालय के बाहरी जीवन से जब जोड़ने की बात आ जाए तो हम लोग कर देंगे, आगे आपको ऑप्शन ही नहीं पढ़ना है। तो ये थे दोस्तों आज के 15 प्रश्न। आप हमारे टैग वर्ड्स की वीडियो देखो और वहाँ पर आप देखेंगी कि कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है और कौन सा निगेटिव पॉइंट है, कैसे पॉइंट जो है प्रयोग होते हैं मैथ में, हिंदी में, संस्कृत में, ठीक है, और पेडागोजी में, ईवीएस में कैसे कैसे फैक्ट, कैसे कैसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं और कैसे उसमें टैग वर्ड लगता है, उसकी वीडियो हमने बना के रखी है, इन्हीं की डाली है एक्सपर्ट क्लासेस साधना की प्लेटफॉर्म पे। तो आप उसको देखिए और वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये थे आज के दोस्तों 15 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।